हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रॉयल लंदन कप का फाइनल मैच, जो कि होने जा रहा है केंट और लैंकाशायर के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में, जो कि एक न्यूट्रल वेन्यू है। और ऑफ कोर्स दोनों ही टीमों ने इस ग्राउंड पे मैचेस खेले नहीं है, क्योंकि इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस होते नहीं हैं। इंटरनेशनल मैचेस हम यहाँ पर ज़्यादा होते देखते हैं और वहाँ से कुछ आइडिया हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लास्ट सीज़न से बात करें, जब से ये फॉर्मेट रीशफल्ड हुआ है, तब से इस ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। पिछले सीज़न में भी एक लौता मैच जो था वो पिछले सीज़न का फाइनल था, जो भी इन दोनों टीमों में से किसी ने खेला नहीं था। इस सीज़न में भी एक ही मैच हुआ है, जो कि ऑफकोर्स नॉटिंघम ने खेला हुआ था। नॉटिंघम का घर है क्योंकि, तो ज़्यादा आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने से रहे। लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी होंगी जिनके बारे में हम बातें करेंगे। काउंटी के कुछ चीज़ें यहाँ पर होंगी जिनके बारे में हम बातें करेंगे। और इस सीज़न में तो नॉटिंघम सेम ग्रुप में भी नहीं रहे हैं, काउंटी सर्किट में भी लैंकाशायर और केंट के साथ, तो वहाँ पे भी कम ही मिलेंगे। लेकिन कुछ तो हैं जो चीज़ें हमें देखने मिल सकती हैं, उनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। दोनों टीमों के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा दोनों टीमों ने क्या क्या किया है, कैसा किया है। अगर आप बैलेंस्ड टीम की बात करेंगे, तो बैलेंस टीम की अगर हम ज़्यादा बात करेंगे तो आपको लैंकाशायर अनडाउटेडली ज़्यादा बैलेंस्ड होती हुई दिखेगी। अगर आप इनके पूरे टूर्नामेंट को थॉरोली फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले मैच जो उनका जो सेमीफाइनल मैच था, उसके 3 मैच पहले तक उनकी बॉलिंग, मतलब लास्ट 3 मैच, सेमीफाइनल के लास्ट तीन मैच उनका बॉलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ था। 300 के ऊपर वो रन कंसीड कर रहे थे। हालांकि या तो बैटिंग की वजह से या तो ओवरऑल कैसे भी करके वो मैचेस जीत रहे थे। लेकिन अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में देखेंगे सीजन टूर्नामेंट के शुरुआत से, तो उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही है। उन्होंने टीमों को ऑल आउट भी कर रखा है सस्ते में। और बैटिंग में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैच विनर्स इनके पास नहीं हो, बहुत नीचे तक, लेकिन इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी कंसिस्टेंटली काम करे जा रहे हैं। इस सीज़न में भी इन दोनों टीमों के बीच में मैच हो चुका है, उसके बारे में हम बातें करेंगे। दूसरी तरफ से केंट के बारे में बात करें तो अभी तक एक मैच ऐसा आप कह सकते हैं जहां पर उनकी बॉलिंग बेहतर हुई हो, वो भी आप अगर दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो टीम वैसे कोई स्ट्रॉन्ग टीम थी भी नहीं, और ऊपर से काफ़ी बड़े रन का टारगेट भी उनके ऊपर था। लेकिन बाकी अभी तक एक भी मैच पे उनकी बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं हुई है। लास्ट मैच में भी हैम्पशायर के अगेंस्ट में उनको 300 के पार स्कोर कंसीड करना पड़ा था। मैच लगभग उनके हाथ से निकल गया था, लेकिन डैरेन स्टीवेंस की अतिमानविकीय इनिंग्स की वजह से, या आप सुपर ह्यूमन इनिंग्स जो मैं कहना चाहता हूँ, उनकी वजह से वो जीते। ना सिर्फ उन्होंने एक छोर संभाल के रखा, ना सिर्फ उन्होंने रन बनाए, ना सिर्फ उन्होंने बाउंड्रीज बनाते रहे, रन बनाते रहे, बल्कि स्ट्राइक रेट भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया रखा था। और मतलब ये आखिरी सीज़न है डैरेन स्टीवेंस का काउंटी सर्किट में, तो ये आखिरी सीज़न तो वो बहुत ही मतलब यादगार बना रहे हैं। लास्ट कुछ मैचेस में जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेल के रखी है, बॉलिंग से तो अभी तक खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, हालांकि डिसेंट ओवर्स की बॉलिंग भी मिल रही है, लेकिन बैटिंग उन्होंने धमाका करके रखा हुआ है। और हैम्पशायर की टीम, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग टीम मानी जाती है, क्रिटिकल सिचुएशन में विकेट्स निकालती है, और ये वही करके सेमीफाइनल तक पहुँचे भी थे। लेकिन वहाँ पर जाके उन्होंने मतलब उन्होंने निपटा दिया था हैम्पशायर की बॉलिंग को भी, मतलब सिंगल हैंडली आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं डैरेन स्टीवेंस ने। ठीक है, सीजन के शुरुआत से वो खेल नहीं रहे थे, लास्ट 3-4 मैचेस में खेले और हर मैच में कुछ ना कुछ इंपैक्ट वो डाल रहे हैं। तो काफ़ी इंपैक्टफुल प्लेयर रहे हैं डैरेन स्टीवेंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करा है आखिरी कुछ मैचेस में। और बाकी लैंकाशायर का तो बता दिया। इस सीज़न में भी एक बार इन दोनों टीमों के जो मैच हो जाएगा, लास्ट सीजन में होना था जो वो मैच हो नहीं पाया था बारिश के चलते, लेकिन इस सीजन में एक मैच हुआ था, वहाँ पे भी फिर से वही चीज़ हमें केंट की तरफ से देखने मिली थी। फिर से उन्होंने रन कंसीड करे थे, लेकिन बैटिंग उनकी बेहतर हुई थी। और जो मैंने आपको बोला ना कि लैंकाशायर सेमीफाइनल से पहले 3 मैचेस उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हुई थी, तो उस दौरान ही केंट के विरुद्ध भी उन्होंने मैच खेल लिया था, और वहाँ पर भी उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाई थी। बाकी ओवरऑल अगर आप ऑन एवरेज देखेंगे तो लैंकाशायर ऐसे बॉलिंग साइड बेहतर रही है। तो ये टीम, आप ये मैच जो है आप काफ़ी हद तक उम्मीद कर सकते हैं कि बैटिंग डोमिनेटिंग मैच हो सकता है। अगर आप बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लैंकाशायर एज ए बॉलिंग साइड बेटर कड़ी है, लेकिन अगर उनके ऊपर भी वैसे 300 साढ़े 300 रन वाले टारगेट आ जाए तो उनके ऊपर भी प्रेशर बन सकता है, जो पूरे पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो कर रहे हैं केंट वाले। बराबर। अभी बाकी आगे और भी चीज़ें होंगी जिनके बारे में हम बातें करेंगे, ग्राउंड से कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी, कम है लेकिन जो भी है, जितना भी है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेदर क्लियर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो केंट यहाँ पर 2-2 की बराबरी पर आपको दिख जाएगी लैंकाशायर से। एक मैच जो आप रेलिवेंट कह सकते हैं, उसके पहले तो पिछले सीजन में भी एक मैच होना था जो हो नहीं पाया, और उसके पहले अगर आप जाएंगे तो 2015 पे आपको जाना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो इस सीजन में जो एक मैच हुआ था कैंटरबरी में हुआ था, मतलब केंट के घर पे, बराबर। लैंकाशायर ने डिसेंट स्कोर बनाया था, और यही रेंज में आपको स्कोर कंसीड करते हुए दिखेगी केंट लगभग हर मैच में। एक ही मैच था जहाँ पर 230-240 के बीच में उन्होंने लेस्टर को निपटा दिया था, वहाँ पे भी उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी थी, बैटिंग फर्स्ट में। लेकिन जो भी हो, बैटिंग तो उनका फिर भी सही रहा है, लेकिन बॉलिंग को लेकर दिक्कतें बनी रही हैं। तो ये आपको यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जॉस बोहानन और बाल्डरसन ने यहाँ परफॉर्मेंस करा था।
बाकी पॉडमोर, गिलक्रिस्ट ये दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। पॉडमोर तो ओवरऑल भी अच्छा कर रहे हैं, गिलक्रिस्ट ने भी मतलब डेथ ओवर्स में आके विकेट्स निकाल ही रहे हैं, वो भले ही कितने भी रन के लिए क्यों ना जाए। हमीदुल्लाह कादरी और ग्रांट स्टीवार्ट ने यहाँ परफॉर्म करे थे। केंट ने उसको चेस कर लिया, एक बॉल हाथ में रख के। ब्लेक आपको दिख जाते हैं, डैरन स्टीवेंस, ग्रांट स्टीवार्ट और फिंच, मतलब सारे के सारे मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन यहाँ पर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर परफॉर्म करा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनिंग्स खेल के रखा था डैरन स्टीवेंस ने भी। और यहाँ से मेरे ख्याल से यही इनका पहला मैच होगा जहाँ से उन्होंने खेलना शुरू किया और लगभग हर मैच में उसके बाद से वो परफॉर्म करे जा रहे हैं। बॉलिंग पे ब्लैथरविक, टॉम बेली, वेल्स और क्रॉफ्ट भी यहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे, जिनके परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाते हैं। तो ये रहा है पूरा मामला, ये रही है सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं। एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर रहा, काफ़ी क्लोज मैच रहा, विकेट्स भी बराबर गिरे। दोनों टीम मिलाकर 3 ऐसे बॉलर्स आपको देखने मिल रहे हैं जिन्होंने 3 या उससे ज़्यादा विकेट्स निकाले हैं। और बाकी आप नोटिस कर सकते हैं कि दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर ने यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। टॉप ऑर्डर से कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है, ठीक है, किसी का भी उस तरह से टॉप ऑर्डर से आप देखेंगे नहीं, लेकिन मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंसेस आए। अच्छा, अभी ग्राउंड में देखिए कोई चीज़ नहीं है बताने लगा। अभी अगर मैं अगला सेक्शन पकड़ने जाऊं तो आपको जाना पड़ेगा प्लेइंग 11 की तरफ, लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि इस ग्राउंड पे होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर दिखाने लायक कोई चीज़ नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स इन दोनों टीमों ने मैच नहीं खेला है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, तो उस तरह से हम कुछ बता नहीं सकते। जनरली ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम पे रन्स बनते हैं, ये देखा गया है, हमने यहाँ पे बड़े बड़े स्कोर्स भी बनते हुए देखे हैं। लेकिन याद रखना ये फाइनल मैच है, ये इतना आसान नहीं है कि मतलब आप पहले ओवर से ही मारने लग जा सकोगे, ऐसा यहाँ पर होता नहीं है। फाइनल में आप ऐसे उम्मीदें मत रखना। लास्ट सीजन में भी हमने यही चीज़ नोटिस करा था, डरहम और ग्लैमरगन का मैच हुआ था, बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाया था ग्लैमरगन ने, लेकिन उसको भी उन्होंने डिफेंड कर लिया था। ठीक है, 260 से या 70 के आसपास कुछ स्कोर उनका था, जो कि बहुत बड़ा नहीं है एक्चुअली इस ग्राउंड के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी उन्होंने डिफेंड कर लिया था। ठीक है, अब फिर भी मैं कहूँगा कि 280 के आसपास या 280 से 5-10 रन ज़्यादा की रेंज में आप रन्स की उम्मीद रख सकते हो। बैटिंग फर्स्ट जो टीम कर रही है उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर थोड़ा कम ही रहेगा, तो अभी अगर वो मतलब ज़्यादा ही खुद के ऊपर प्रेशर लेके ज़्यादा बड़ा कुछ करने की कोशिश करें तो अलग बात है, नहीं तो प्रेशर कम रहना चाहिए। दूसरे इनिंग्स में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती हुई टीमें दिख सकती हैं, और क्योंकि आप अगर नोटिस करेंगे तो लैंकाशायर की बैटिंग में डेप्थ थोड़ी सी कम है, कंसिस्टेंसी अगर बात करेंगे नीचे तक वो कम है। ठीक है, तो अगर टॉप ऑर्डर जल्दी निपट जाती है, मिडिल ऑर्डर को बहुत जल्दी एक्सपोज कर पाती है केंट की बॉलिंग, तो क्या पता कुछ चांसेस उनके लिए बन भी जाए। अगर आप बॉलरों की बात करेंगे तो पेसर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, तो उनको लेकर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड इनिंग्स में अगर आप चाहो तो एक आध स्पिनर आप ले भी सकते हो, लेकिन ऐसा कोई स्पिनर का उतना कुछ आपको रोल जो है देखने नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है। अगर हम लिमिटेड ओवर क्रिकेट की बात करें, लास्ट सीजन में भी हमने यही चीज़ नोटिस करा था, जहाँ पे एंड्रू सॉल्टर थे ग्लैमरगन की तरफ से, जिन्होंने दूसरे इनिंग्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। और एक और चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का यहाँ पे रोल ज़्यादा आएगा, क्योंकि फाइनल मैच भी है तो प्रेशर वगैरह आता है, कभी कभार जल्दी विकेट्स भी गिर जाते हैं, तो वो होता है, तो वो चीज़ आप नोटिस करते हैं। लास्ट 80 में भी यही चीज़ हुआ है। अच्छा, अभी मैं काउंटी की कुछ मैचेस की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। इस सीज़न में तो चलो डिवीज़न 2 में है नॉटिंघमशायर, और लैंकाशायर और केंट इस सीज़न में डिवीज़न 1 पे रहे हैं। तो अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ जो इन दोनों टीमों ने खेला था, वहाँ पे केंट की बैटिंग अच्छी नहीं हुई थी बराबर। ऐसे कोई करंट स्क्वाड में नहीं है केंट की तरफ से जिनको आप उस तरह से फोकस पे रख सको। लैंकाशायर की तरफ से जेनिंग्स और वेल्स, ये दोनों नामों को देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं इस ग्राउंड में परफॉर्मर्स की बात करूँ, तो लैंकाशायर का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे अच्छा नहीं रहा है। नॉटिंघम के अगेंस्ट में ये मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना ये नॉटिंघम का होम ग्राउंड है क्योंकि, तो लैंकाशायर का परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे अच्छा नहीं रहा है। अगर मैं 5 सीजनों की बात करूँ, जैसे कि 2020 हो गया या 2021 वाले सीजन की मैं बात करूँ तो, ठीक है, उनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, उस तरह से कोई भी हमें देखने नहीं मिलते हैं जिनका कुछ खास रहा होगा। केंट लेकिन लास्ट टाइम जब इस ग्राउंड पर खेली है, ठीक है, मैं ओवरऑल खेलने की भी बात कर रहा हूँ, मतलब कोई सा भी फॉर्मेट, मैं T20 की बात नहीं कर रहा, बाकी 50 ओवर या मतलब रेड बॉल क्रिकेट कहीं भी हो जाए, लास्ट टाइम जब वो इस ग्राउंड पे खेले थे वो था 2019 में, और उस मैच में केंट ने जीत हासिल करी थी नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में। इस बीच लैंकाशायर ने 2 मैच खेल लिए थे, लेकिन उनकी जीतना तो दूर की बात, उनकी बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। लेकिन केंट ने एक ही मैच खेला था, 3 साल पहले ही खेला हो, लेकिन वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी, और एक प्लेयर वहाँ से स्टैंड आउट निकल के आए हैं जो कि अभी भी करंट स्क्वाड में है, वो थे डैरन स्टीवेंस। ठीक है, अभी देखिए रेड बॉल क्रिकेट है, 3 साल पुराने मैच की बात भी है, तो चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ जानना है तो ये है,
ठीक है, जो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बाकी देखिए इस ग्राउंड पे एक तो मैचेस ज़्यादा होते नहीं हैं, उसके ऊपर एक दोनों में से किसी टीम का घर भी नहीं है, तो इसीलिए उस तरह से बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता था, अगर आप चाहो तो उसको काम पे लगा सकते हो। और ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, हम फाइनल में आ चुके हैं। अभी भी अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक कुछ बता दूंगा तो आप गलत हो, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जो है छोटी मोटी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेजर कोई चेंजेस की उम्मीद नहीं है, सेम ही लगभग रह सकता है प्लेइंग 11। यहाँ पे जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेन कॉम्पटन अच्छा कर रहे हैं बैटिंग में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट हर मैच में इनके कुछ ना कुछ रन्स हैं। एविसन बैटिंग फर्स्ट में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इनके ऊपर फोकस रखना, बैटिंग सेकंड में आप देख सकते हो। जो डेनली आप स्पेशली अगर वो दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं ना, तो इनकी बॉलिंग भी काम पे आ सकती है। बाकी तो वैसे भी काफ़ी लोग कैप्टन होंगे, तो शायद आप इनको भी कंसिडर करके चलो। ओली रॉबिन्सन यहाँ से होंगे और वहाँ से आपके लिए शायद विलास होंगे, तो इन दोनों में से एक को लेना है। जो भी टीम बैट फर्स्ट करेगी आप ले सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करिए केन, अगर आप टॉप 3 बैट्समैनों को ले लेते हो तो शायद ओली रॉबिन्सन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं भी है, ठीक है। एविसन को चलो फिर भी बॉलिंग क्वेश्चन दे देंगे, एविसन और डेनली, तो आप ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। बाकी यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि ब्लेक और फिंच जैसे प्लेयर्स को आप ले पाओगे। फिंच फिर भी आप बैटिंग सेकंड में बड़ी लीग खेल रहे हो, तो वहाँ पर देख सकते हो। डैरेन स्टीवंस मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ग्रांट स्टीवर्ट भी कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, तो ये दोनों कोशिश करना लेकर चलने की। फिर भी अगर आपको एक को छोड़ना है तो ग्रांट स्टीवर्ट के ऊपर आप सोच सकते हो, स्पेशली अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग्स अगर वो बॉलिंग करा रहे हैं तो इनको क्रिटिकल ओवर्स में बॉलिंग मिलती है, तो वहाँ पे मत छोड़ना इनको। बाकी नेथन गिलक्रिस्ट बॉलिंग फर्स्ट में डेफिनेटली लेना है, बॉलिंग सेकंड में अगर स्पेस हो तो देखना, नहीं भी लोगे चलेगा बॉलिंग सेकंड में, लेकिन हैरी पॉटमोर को लेकर चलना, ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो शॉर्ट लिस्ट प्लेयर्स में स्मॉल लीग में आपको जिनको लेके चलना ही है वो है बेन कॉम्पटन, जो डेनली, काइंड ऑफ ओली रॉबिन्सन भी, डैरेन स्टीवंस और हैरी पॉटमोर, ये 5। इनके साथ आप ऐड कर सकते हो एविसन इफ बैटिंग फर्स्ट, नेथन गिलक्रिस्ट अगर वो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, और अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं तो ग्रांट स्टीवर्ट। लैंकाशायर की तरफ से बात करें तो कीटन जेनिंग्स, ल्यूक वेल्स, ये आपको देख जाते हैं। और रिसेंटली जो काउंटी का मैच हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था इन दोनों ने मिलकर। उसके बाद बोहानन है जिन्होंने लास्ट में परफॉर्म करा हुआ था। रॉब जोन्स की वापसी होने जा रही है। रॉब जोन्स इंजरी के पहले अच्छा कर रहे थे, लेकिन शायद आप इनको अपने स्मॉल लीग में नहीं ले पाए। क्रॉफ्ट कभी कभार बॉलिंग करने लग जाते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ल्यूक वेल्स के साथ दूसरे स्पिनर का रोल यही निभाए अगर टीम को स्पिनर्स की ज़रूरत पड़े तो। उसके बाद डेन विलास होंगे, और काफ़ी लोगों के ये कीपर भी, लौते कीपर अगर ये खेलते हैं तो ये भी हो सकते हैं। बाकी या फिर दोनों कीपर को अगर लोग लेते हैं ओली रॉबिन्सन के साथ, इनको ले सकते हैं लोग। बाल्डसन डिसेंट परफॉर्मेंस इनका रहा है लास्ट हेड टू हेड में, और ये हैंडी मतलब परफॉर्मर रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छे खासे ओवर्स में करवा रहे हैं, विकेट्स निकाल रहे हैं। डैनी लैम्ब तो वैसे भी आप लेने वाले हो, बैटिंग क्वेश्चन आपको दे देते हैं, और बॉलिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि कैप्टन हसन पटेल बन जाते हैं। उसके बाद लियम हार्ट, विल विलियम्स डेफिनेटली लेने लायक प्लेयर हैं, और हमेशा ही विकेट्स निकाल रहे हैं वो। सेकंड इनिंग्स में तो मस्ट है, बॉलिंग फर्स्ट में भी ले सकते हो। और उसके बाद लियम हार्ट एक और प्लेयर जिनको आप छोड़ना नहीं चाहोगे, ठीक है। इनको भी डिसेंट ओवर्स में बॉलिंग मिलती है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो जो प्लेयर्स को आप छोड़ना नहीं चाहोगे कतई, वो है ल्यूक वेल्स मैं कहूँगा, क्योंकि ये लौते स्पिनर हैं। इनको अगर स्पिन का कुछ भी ऐसा निकल के आया पिच से तो इनको पूरा ओवर का बॉलिंग मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर डैनी लैम्ब और विल विलियम्स और लियम हार्ट में से आप चाहो तो एक को ले सकते हो, और बाल्डसन, ठीक है। तो ये 4-5 प्लेयर्स हैं जिनमें से आप अपने सिलेक्शंस कर सकते हो। इसके साथ कीटन जेनिंग्स बेसिकली सेकंड इनिंग्स में इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, बैटिंग फर्स्ट में भी आप ले सकते हो, लेकिन शायद आपका स्पेस ना बचे। स्टीफन क्रॉफ्ट शायद अगर उनका भी वही है कि अंडर प्रेशर अच्छा करते हैं, तो बैटिंग सेकंड में देखने लायक प्लेयर होंगे। बाकी मुझे लगता नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होगा कि आप बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर पाओ। अगर आप मेरी टीम देखोगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा कि केंट की तरफ से मैं ज़्यादा प्लेयर्स लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे केंट की तरफ से दिख रहे हैं। लास्ट हेड टू हेड उन्होंने जीता है, और जिस कदर उन्होंने लास्ट मैच जीता हुआ था उनका मोमेंटम काफ़ी हाई होना चाहिए, और इस ग्राउंड पर जो थोड़ा ही रिकॉर्ड है वो भी केंट के सपोर्ट में है। और मुझे कहीं ना कहीं केंट के बैटिंग में डेप्थ काफ़ी नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि केंट के पास ये एडवांटेज हो सकता है। बाकी जो भी टीम बैट फर्स्ट करेगी उनके ऊपर एडवांटेज होना चाहिए, उनके साथ एडवांटेज होना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बेंच में ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हो सकते हैं ड्रॉप्ड हो जाएं। बाकी कैप्टन हसन चॉइस की बात करें तो डेनली, कॉम्पटन और रॉबिन्सन के आसपास लोग जा सकते हैं। डेनली तो चलिए काफ़ी लोग कैप्टन होंगे, बाकी इनको शायद लोग वाइस कैप्टन बनाएं। डैरेन स्टीवंस परसेंटेज चाहे कितना भी हो, आप उम्मीद रखना काफ़ी लोग इनको टीम में लेके आएंगे। उसके बाद स्टीवर्ट, गिलक्रिस्ट बेसिकली बॉलिंग फर्स्ट में, और एविसन बैटिंग फर्स्ट में।
लैंकाशायर की तरफ से क्रॉफ्ट और वेल्स इनके आसपास लोग जाएंगे। वेल्स और डेनली का कॉम्बिनेशन कैप्टन हसरन काफ़ी लोगों का होगा, तैयार है ना उसके लिए। और उसके बाद बॉल्डरसन जेनिंग्स, डैनी लैम्ब, लियम हार्ट, ये दोनों का ही सेम ही है। डैनी लैम्ब थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं बैटिंग से भी बॉलिंग से ही, लेकिन दोनों ही लगभग बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। और डेन विलास लास्ट मैच में रन बना के आए हैं, तो देखना पड़ेगा कि कैसे आप इनको कंसिडर कर पाते हो। बाकी ठीक ठाक फॉर्म रहा है इनका ओवरऑल पूरे समर में, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो इस मैच में ना आपको कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भैया हम तो सेफ चले जाएंगे, हो जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह से आपके काम बनने वाले हैं। कुछ ना कुछ रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ा रिस्क आपका होने वाला है ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पर डेनली, ल्यूक वेल्स तो चलो सबके टीम में होने वाले हैं, लैम्ब भी काइंड ऑफ सबके टीम में होंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में तो होंगे ही। अच्छा, यहाँ पे डैरेन स्टीवेंस को लोग नहीं ले रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राहम स्टीवर्ट के साथ जा रहे हैं, अगर वो चौथा ऑलराउंडर लेने की सोच रहे हैं तो। नहीं तो यहाँ पे डेन विलास का परसेंटेज ज़्यादा ही हो रहा है, तो बस इन दोनों में से किसी एक को लोग ले रहे हैं। अगर आप 4 ऑलराउंडर लेने चाहते हो, और अगर यहाँ पर आप ये जो दोनों प्लेयर्स हैं डेनली और वेल्स, इनमें से किसी पे रिस्क नहीं लेते हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शंस मेरे ख्याल से हो सकते हैं, जैसे बॉल्डरसन हो गए, डैरेन स्टीवेंस हो गए, इनमें से आपको किसी को मिस करना पड़ सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डेनली और ल्यूक वेल्स आपको पॉइंट्स नहीं देंगे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि इनका रोल भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और इस पिच पे एक्चुअली स्पिनर्स के लिए उतना काम नहीं है, लेकिन जो भी टीम दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करेगी स्पिन का, तो उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, ये एक पॉइंट है। और बॉल्डरसन जो है डिसेंट ओवर्स की बॉलिंग भी करा रहे हैं, फाइनल है, एक अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर के तौर पे उभरने का चांस भी इनके पास होगा, और पेसर भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में जा रही है। बैटिंग सेशन में क्रॉफ्ट को मैंने ले रखा है क्योंकि ये बॉलिंग भी करा सकते हैं, परसेंटेज इनका ही सबसे ज़्यादा है। और कॉम्पटन को तीसरे बैट्समैन के लूप में मुझे लगता नहीं कि लोग ब्लेक के साथ जाएंगे, लोग मोस्टली जेनिंग्स के साथ जा सकते हैं। जेनिंग्स का प्रायोरिटी दूसरे इनिंग्स में ज़्यादा होगा, बाकी ब्लेक है। और मैंने यहाँ पर बता दिया है एविसन का बैटिंग फर्स्ट में, आप इनकी तरफ देख सकते हो। ठीक है, कीपर सेक्शन में तो चलिए रॉबिन्सन है ही, दूसरा कीपर अगर आप लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपका विलास के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, तो विलास। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसमें से 4 ऑलराउंडर्स लेकर चलना पसंद करूंगा, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे मुझे ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लें, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लें। और वो पॉइंट्स जो हैं मेरे लिए यहाँ पर स्टीवर्ट, स्टीवेंस, लैम्ब, बॉल्डरसन, ये सारे क्लिक कर रहे हैं। बॉलिंग पे मैंने किसी को रखा नहीं है। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? लियम हार्ट है, कादरी अगर दूसरे इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो मैं सोच सकता हूँ, नहीं तो मैं शायद इनको कंसिडर ना करूँ। पॉटमोर मैं लेकर चलना चाहूँगा, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास बेली का भी ऑप्शन होगा, विल विलियम्स दूसरे इनिंग्स में अगर बॉलिंग करते हैं तो, गिलक्रिस्ट अगर पहले इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो काइंड ऑफ लियम हार्ट और पॉटमोर मेरे लिए पक्के हो गए। और बाकी विल विलियम्स और गिलक्रिस्ट में से मैं किसी एक को लेना पसंद करूँगा। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन डेनली और वेल्स में से आप किसी को कैप्टन बना सकते हो, जो भी दूसरे इनिंग्स पे स्पिन बॉलिंग का आपके लिए ऑप्शन प्रोवाइड करके दे। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, या सेव जाने के लिए ये दोनों में से कर सकते हो, या फिर वहाँ पे बॉल्डरसन, स्टीवेंस जैसे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके परसेंटेज काफ़ी कम होंगे। और अगर ये चल गए और आपके कैप्टन वाइस कैप्टन में से कोई एक हो गए तो आपको काफ़ी फायदा देके जा सकते हैं। डैनी लैम्ब अगर बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो ये हमेशा ही कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन में बने रहते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थोड़ा रिस्की मैच है, अगर आप फाइनल मैच में आके सोचते हो कि नहीं भैया हम तो कुछ भी करेंगे यहाँ पर जीत जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता नहीं है, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करेंगे ही, बाकी रिजल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, जितना है जो है उस हिसाब से मैंने सोचने की कोशिश करी है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।